नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले और विशेष रूप से एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले भाइयों और बहनों के लिए सर्कल पर एक वीडियो सीरीज की शुरुआत हो रही है और ये वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। इस पूरे वीडियो सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि सर्किल के पूरे टॉपिक्स को कवर करूं, जिसमें हम सर्किल से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरम्स देखेंगे, एसएससी रेलवे में आए हुए अलग अलग वर्षों में सर्किल के क्वेश्चंस को देखेंगे और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ज्योमेट्री जैसा विषय पढ़ाने की हिम्मत कर रहा हूं, तो एक बार ज्योमेट्री के जो महान गणितज्ञ रहे हैं, जैसे यूक्लिड हो गए, थेल्स हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, बौधायन, पाइथागोरस हो गए, एक बार उनको भी नमन है। अब बात करते हैं सर्किल की। सर्कल में दो तरह की थ्योरम्स हैं। एक थ्योरम्स का कलेक्शन वैसा है जिसमें हम कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल निकालना सीखते हैं, यानी उन थ्योरम्स में हमें बेसिकली एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और दूसरे तरह का प्रमेय वो प्रमेय है, वैसे थ्योरम्स है जिनमें हम कोई पर्टिकुलर लेंथ निकालना या डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। तो सर्किल में दो तरह के थ्योरम्स हैं और इस वीडियो में हम एंगल वाले जितने भी थ्योरम्स हैं उनको देखेंगे। तो थ्योरम नंबर 1 यानी सर्कल से रिलेटेड जो पहला थ्योरम है वो मैंने इससे पिछली वीडियो में, जिससे मैंने अपने इस YouTube चैनल की शुरुआत की थी, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वो थ्योरम ये था कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा ही समकोण होता है और उसे मैंने 5 अलग अलग मेथड से प्रूव किया था। तो दोबारा से उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें थ्योरम नंबर 2 की, तो उससे पहले सर्कल की जो बेसिक चीजें हैं वो तो आई होप आप जानते ही होंगे, फिर भी बहुत ही झटके से कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक निश्चित स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर बनी रहती है। यह है सर्किल की डेफिनेशन। इस निश्चित स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और इस निश्चित दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। फिर यह है वृत्त की परिधि जिसकी लंबाई होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसको भी आने वाले वीडियोस में प्रूव कर देंगे। इसके सरकमफ्रेंस पर अगर आप कहीं भी 2 पॉइंट ले लें और इनको आपस में ज्वाइन करें तो इससे जो हमें रेखाखंड मिलता है उसे हम कहते हैं कॉर्ड यानी जीवा। जीवा किसी भी वृत्त को 2 भागों में बांटता है, बड़ा खंड और छोटा खंड। ये सब चीज तो आप जानते ही हैं, इसे डिटेल में बताने का जरूरत भी नहीं है और धीरे धीरे ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। कोई नई चीज आएगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां उसकी चर्चा की जाएगी। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसका विभिन्न थ्योरम्स को प्रूव करने में और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होने वाला है, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अगर किसी भी सर्किल के सेंटर को हम कॉर्ड के इन बिंदुओं A और B से ज्वाइन कर दें तो जो हमें ट्राइंगल मिलता है OAB, ये हमेशा ही एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्योंकि OA सर्किल की रेडियस है और OB भी सर्किल की रेडियस है, यानी OA = OB होगा। तो ये जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो AB है यानी ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए। उस केस में ये एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अन्यथा इन जनरल हर केस में ये एक समद्विबाहु त्रिभुज तो होगा ही होगा। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजाओं के साथ साथ इनके सामने के जो 2 कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है कि अगर हम किसी जीवा के इस पॉइंट और इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इतना बहुत है, इतना अगर आप जान गए तो बहुत है। बड़े बड़े एसएससी के प्रश्नों को भी हम हल कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ, देखते हैं थ्योरम नंबर 2। चाहे तो आपकी मर्जी तो नोट्स भी आप बना सकते हैं। नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 2। ये है जीवा, ये है वृत्त का केंद्र। जीवा द्वारा अपने केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण तो अंतरित होगा ही होगा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर जीवा के जिस ओर केंद्र है उसी ओर हम इसकी परिधि पर कहीं भी यहां कहीं भी एक पॉइंट ले लें तो इस जीवा द्वारा इस पॉइंट पे जो कोण अंतरित होगा वो इस कोण का जस्ट हाफ यानी कि आधा होगा।
यानी इस कोण को अगर हम थीटा माने तो ये θ/2 होगा, या इसको अगर हम 2 थीटा माने तो ये कोण थीटा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वैसे तो थ्योरम सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर मैंने कहा था कि कोई भी थ्योरम हमेशा प्रूफ के साथ पढ़ना चाहिए, तो इसे भी हम बेसिकली प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ करने के लिए इसे हटा देते हैं और इस पॉइंट P को पॉइंट O से ज्वाइन कर देते हैं। जो एडिशनल कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, चलिए उसे रेड पेन से बना लेते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए OAP, इसमें AP भी एक कॉर्ड है, एक जीवा है, और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये जो ट्राइंगल बनेगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो सपोज ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो आप बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल आएगा π-2 अल्फा। ठीक वैसे ही ये जो ट्राइंगल OPB बन रहा है ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। लेट अस कॉल ये कोण कितना हो जाता है? बीटा। तो ये वाला कोण कितना होगा? जल्दी से बता दीजिए। ये वाला कोण आएगा π-2 बीटा। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल यानी अल्फा प्लस बीटा इस एंगल का आधा यानी कि थीटा होगा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ करने के लिए इस बीच में थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। देखिए यहाँ पे सेंटर में ये जो पूरे एंगल्स बन रहे हैं इनका जो सम है वो कितना होगा? संपूर्ण एंगल कितना होता है? टोटल 360 डिग्री। तो ये पहला एंगल 2 थीटा प्लस दूसरा एंगल π-2 अल्फा प्लस तीसरा एंगल π-2 बीटा इज इक्वल्स टू 360 मीन्स 2 पाई। तो पाई प्लस पाई 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इसको अगर उधर और इसको भी उधर भेज दें तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 भी कैंसिल, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा जीवा द्वारा वो केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप अब आपको समझ में भी आया होगा और याद भी रहेगा। याद भी रखना है थ्योरम को। तो किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पे किसी बिंदु पर बने कोण का डबल होता है, या परिधि के किसी बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, उनको आप चाहे तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 इस तरह से करके लिख सकते हैं। फिलहाल यहां देखिए, सपोज करिए कि ये जो जीवा है AB, इसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इस जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो त्रिज्या के बराबर होगा तो ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री ही होगा। अब अगर आपसे यहाँ कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लिया जाए और पूछा जाए कि इस जीवा AB द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट P1 पे, इस पॉइंट P2 पे या इस पॉइंट P3 पे कितना एंगल बनेगा, और ये ना दिया जाए कि ये 60 डिग्री है, बस ये दे दिया जाए कि जो AB की लेंथ है वो सर्किल की रेडियस के इक्वल है। इतना देते ही हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। और इस थ्योरम नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो उसी वृत्तखंड में परिधि के किसी भी बिंदु पर जो अंतरित कोण होगा वो इसका आधा यानी कि 30 डिग्री होगा। हो सकता है आपसे इन दोनों एंगल का रेशियो पूछ लिया जाए, तो इस एंगल और इस एंगल का मान सेम है, इसलिए रेशियो 1:1 या फिर 1 होगा। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या हो सकती है? सपोज करिए फिर से कोई सर्किल गिवन है और अब की बार ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉर्ड है, ये जो जीवा है, वो अपने केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर आपसे कहा जाए कि यहां अगर आप परिधि पर कोई पॉइंट ले लें और इस जीवा द्वारा परिधि के इस बिंदु पर कितना कोण अंतरित होगा, तो वंस अगेन इस थ्योरम से एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। उसके बाद जरा सोचिए, अगर इस जीवा को हम धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करें तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ये जीवा ऊपर शिफ्ट होगी, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बढ़ेगा, और अगर ये जीवा सीधे सीधे इस सर्किल की डायमीटर बन जाए तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर इस जीवा द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर हम अंतरित कोण देखें तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आधा यानी 90 डिग्री होगा।
और जब ये जीवा इस वृत्त का व्यास बन जाएगी तो ये अर्धवृत्त और ये एक दूसरा अर्धवृत्त बनेगा। यानी इससे हमें थ्योरम नंबर 1 का भी प्रूफ मिलता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वहां मैंने 5 अलग अलग मेथड से बताया था, ये है आपका मेथड नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थ्योरम नंबर 3 को। थ्योरम नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवालों में काफी यूज होता है। ये थ्योरम क्या कहता है, पहले इसको प्रूफ करते हैं, बाद में इसका स्टेटमेंट देखेंगे। सपोज ये कोई कॉर्ड है AB, ये कोई जीवा है AB। अभी हमने क्या पढ़ा, जीवा द्वारा केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित होगा, परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण उसका ठीक आधा होगा। ठीक वैसे ही अगर यहां एक पॉइंट लेने की बजाय हम यहां कोई पॉइंट ले लें तो भी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो कोण है वो इसका आधा ही होगा। अब अगर हम इसको हटा देते हैं, यही देखिए इसका प्रूफ भी है, तो किसी भी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से अगर हम इस कोण को देखें तो ये भी थीटा होगा, इस कोण को देखें तो ये भी थीटा होगा। तो किसी भी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं एक छोटे से फिगर से। फिर से एक सर्किल ले लेते हैं और एक कोई कॉर्ड ले लेते हैं। सपोज करिए कि ऐसा हमारे पास में कोई फिगर है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। C और D को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो अभी मैंने थ्योरम बताया उस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हुए हमें देखना है कि कौन कौन से एंगल इस पर्टिकुलर फिगर में आपस में इक्वल होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहे हैं, क्या AB इस वृत्त की एक जीवा है? बिल्कुल है। जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बिंदु C पर अंतरित कोण और इसी जीवा द्वारा उसी वृत्तखंड में बिंदु D पर अंतरित कोण आपस में इक्वल होगा। अब आपसे कहें कि क्या CD इस वृत्त की जीवा है? बिल्कुल है। CD भी एक कॉर्ड है। तो इस जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट A पर बनने वाला कोण और इसी CD जीवा द्वारा बिंदु B पर अंतरित कोण भी आपस में बराबर होगा। तो अगर इस एंगल को फाई कहा जाए तो इस थ्योरम से ये एंगल भी फाई ही होगा। फिर वैसे ही अगर AC को हम एक जीवा माने तो इस AC जीवा द्वारा बिंदु D पर अंतरित कोण यानी ये वाला एंगल और फिर इस AC जीवा द्वारा बिंदु B पर अंतरित कोण यानी ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। फिर वैसे ही अगर हम इस BD को एक कॉर्ड माने, एक जीवा माने, तो BD द्वारा C पर और A पर अंतरित कोण भी आपस में बराबर होंगे यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो देखिए इस छोटे से फिगर में इस थ्योरम का कितना जबरदस्त एप्लीकेशन हुआ और ये समझ में आया कि कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 4। आई होप धीरे धीरे आपको थ्योरम्स की क्लैरिटी हो रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आगे बहुत काम आएगा। थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है? सपोज ये कोई सर्कल है, इसके किसी पॉइंट P पर हमने एक टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा खींचा RT। So RT is a tangent line at point P। RT एक स्पर्श रेखा है किस बिंदु पर? P बिंदु पर। अब ये प्रमेय ये कहता है कि अगर हम इसके सेंटर O को इस P पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये जो OP लाइन है जिसे हम त्रिज्या रेखा भी कह सकते हैं, ये त्रिज्या रेखा हमेशा ही इस स्पर्श रेखा के लंबवत होगी यानी ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। इसे भी बहुत ही झटके से जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए आप यहां से ऐसे एक लाइन ज्वाइन करिए। सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट है Q और ये पर्टिकुलर पॉइंट है R। ये बताइए OP इज इक्वल्स टू OQ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। OP भी वृत्त की त्रिज्या है और OQ भी वृत्त की त्रिज्या है। सो कैन वी से OQ इज लेस देन OR? क्या ये कहा जा सकता है कि OQ
OR से छोटा होगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। OQ OP के बराबर है, तो अगर हम OQ के स्थान पे OP लिख दें तो यहां से हमें मिलता है OP इज लेस देन OR, यानी ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई से छोटी है। ठीक सोचिए जरा, ऐसा ही अगर हम इसमें फर्दर कंस्ट्रक्शन करते चले जाएं, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट Q1, ये पॉइंट Q2, ये पॉइंट Q3, इसी तरह से, तो सभी स्थितियों में आप ये प्रूव कर सकते हैं कि OP इस पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे इस पॉइंट को R1 कहा जाए, इसको R2 कहा जाए, इसको R3 कहा जाए, डॉट डॉट डॉट, तो आप सभी स्थितियों में इसी वे में प्रूव कर सकते हैं कि OP की वैल्यू OR से भी छोटी होगी, OP की वैल्यू OR1 से भी छोटी होगी, OP की वैल्यू OR2 से भी छोटी होगी, डॉट डॉट डॉट। यानी OP की जो लंबाई है वो इन सभी लेंथ्स में सबसे छोटी होगी। यानी इस लाइन पर स्थित विभिन्न बिंदुओं को जब बिंदु O से मिलाया जा रहा है तो उन सभी लंबाइयों में OP की लंबाई सबसे छोटी लंबाई आ रही है। और ज्यामिति के मूल प्रमेय के अनुसार किसी भी बिंदु की किसी भी रेखा से जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर दूरी होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो OP की लेंथ है वो मिनिमम लेंथ भी होगी और इस पर परपेंडिकुलर लेंथ भी होगी। तो याद रखिएगा, हमेशा त्रिज्या रेखा और स्पर्श रेखा हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये था हमारा अगला थ्योरम। अब इसके भी आगे चलते हैं, देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है। थ्योरम नंबर कौन सा है, नंबरिंग देख लेना आप। थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींचा, ये पॉइंट है P और ये R है, ये T है। सो RT इज ए टेंजेंट एट पॉइंट P। अब सपोज करिए कि इसमें एक ऐसे ट्रायंगल की रचना की जाती है। इस त्रिभुज का एक शीर्ष बिंदु P है, बाकी दो शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित है। इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको M कर लेते हैं और इसको N कर लेते हैं, और ये है सर्किल का सेंटर O। इस पर्टिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग जब भी ऐसा केस हमें मिलेगा, जब भी ऐसा फिगर हमें कहीं दिखेगा, ये वाला जो एंगल है, सपोज इसको अगर थीटा माना जाए, वो उस ट्राइंगल के इस वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। और एग्जैक्टली इन द सेम वे इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जैसे इस वाले एंगल को अगर फाई कहा जाए तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। बहुत ही ध्यान से इस फिगर को देख लीजिए। किसी भी ट्राइंगल में, सर्कल में अगर एक ट्राइंगल बनाया जाए और ट्राइंगल के एक शीर्ष से होते हुए हम एक स्पर्शी खींचें तो ये वाला एंगल ट्राइंगल के इस वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल ट्राइंगल के इधर वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इसमें से किसी एक को प्रूव करते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। ये बताइए, ये एंगल थीटा है, अगर हम O पॉइंट को इस P पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। अभी इससे पहले वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग उसमें से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर O से अगर हम Q को ज्वाइन कर दें तो OPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। शुरुआत में ही मैंने बताया था। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये भी होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल बता सकते हैं आप कितना होगा, ये होगा 2 थीटा। अरे इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए तो ये मिलेगा 2 थीटा। और अभी इससे जस्ट पहले वाले प्रमेय के अकॉर्डिंग ये कोई कॉर्ड है PQ, किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित होता है, यहां पर बनने वाला कोण इसका ठीक आधा होता है, यानी थीटा होता है। तो इट मीन्स अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे यू कैन प्रूव कि ये अगर फाई होगा तो ये भी फाई होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 6 की तरफ। थ्योरम नंबर 6 में हमें एक चतुर्भुज समझना है। तो थ्योरम नंबर 6 में बेसिकली हमें क्या समझना है, एक चतुर्भुज समझना है। उसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उससे संबंधित क्या प्रमेय है, उसको समझते हैं। इस प्रमेय के छोटे छोटे कई सारे हिस्से हैं। तो सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया जाए।
सपोज ABCD, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों चक्रीय चतुर्भुज है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष कहां पे स्थित हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। भूल के भी इसको चक्रीय चतुर्भुज मत कह देना, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इस चतुर्भुज के भीतर एक वृत्त की रचना की गई है और इसमें एक वृत्त के भीतर चतुर्भुज की रचना की गई है, दोनों में फर्क है। तो जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब इस चक्रीय चतुर्भुज में देखिए क्या क्या थ्योरम्स यूज होते हैं। पहला थ्योरम ये होता है कि एंगल A प्लस एंगल C, यानी आमने सामने का कोणों का योग दूसरे जो बचे हुए आमने सामने के कोण हैं उनके कोणों के योग के बराबर होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। पहली चीज जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, आमने सामने के कोणों का योग, चाहे आप एंगल A प्लस एंगल C लें या एंगल B प्लस एंगल D लें, ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। उसके बाद चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180 है। तो ये थीटा, तो ये होगा पाई माइनस थीटा, और ये पाई माइनस थीटा होगा तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये टोटल जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा ही होगा। तो ये पाई माइनस थीटा, ये थीटा अगर दोनों को हम सम करें तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाता है, पाई बचता है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना है इस थ्योरम में। ये आमने सामने के कोणों का योग आपस में बराबर होता है। दूसरा, आमने सामने का कोण न सिर्फ आपस में बराबर होता है उनका योग, बल्कि वो 180 डिग्री के भी बराबर होते हैं। और अगर ये एंगल थीटा है, इस साइड को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं, तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। वैसे आप यहां भी देख सकते हैं कि इसको एक्सटेंड करने पर ये जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ देखिए इसका कैसे हो सकता है। इसे हम दो अलग अलग मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 मैं बताता हूं, मेथड नंबर 2 आप खुद से ट्राई करना, थोड़ी मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा। एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना कर ली जाए, A, B, C और D। फिर इसमें D से B को और A से C को ज्वाइन कर लिया जाए। इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण हैं, ये है उनका कटान बिंदु। जरूरी नहीं कि ये कटान बिंदु हमेशा केंद्र पर ही मिले। वैसे आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये केंद्र पर नहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि वो केंद्र पे हो, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे है इसका कटान बिंदु, इसको सपोज O मान लेते हैं। फिर आप ध्यान से देखिए, कटान बिंदु का वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, चलिए इसको हटा ही देते, नहीं तो कन्फ्यूजन ही होगा आपको। जैसा कि मैंने इससे पहले के थ्योरम्स में बताया था, अगर हम AD को एक कॉर्ड यानी जीवा माने तो जीवा द्वारा ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल होगा। दिख रहा है आपको अच्छे से, AD एक जीवा है, जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं B और C पर जो भी कोण अंतरित होगा वो आपस में बराबर होगा। वैसे ही CD जीवा द्वारा बना ये कोण, अगर इसको फाई कहा जाए, तो CD जीवा द्वारा ही बना ये कोण भी आपस में बराबर होगा, ये भी फाई होगा। ठीक वैसे ही अगर हम AB को एक जीवा माने तो ये कोण अल्फा, तो ये कोण भी अल्फा होगा। ठीक वैसे ही अगर हम BC को जीवा माने तो ये वाला कोण यानी बीटा और ये वाला कोण भी बराबर होगा, यानी ये भी बीटा ही होगा। अब सबसे पहला जो मैंने थ्योरम में पॉइंट लिखा था उसको चेक करते हैं। अगर हम आमने सामने के कोणों का सम करें, यानी एंगल A प्लस एंगल C करें, तो एंगल A प्लस एंगल C से हमें मिलेगा थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा प्लस बीटा। फिर वैसे ही शेष दो बचे हुए कोण एंगल B और एंगल D का सम किया जाए, एंगल B प्लस एंगल D किया जाए, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहां से भी हमें मिलता है थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी आएगा थीटा प्लस फाई और प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से देखिए पहली चीज तो प्रूफ होती है कि एंगल A प्लस एंगल C, यानी ये आमने सामने का कोण शेष दो बचे हुए आमने सामने के कोणों के योग के
बराबर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये 180 डिग्री के भी इक्वल होंगे। ये कैसा प्रूफ होगा कि ये वाला कोण और ये वाले कोण का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इसे कैसे प्रूफ करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए कि ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे, और न सिर्फ इक्वल होंगे बल्कि इनमें से हर एक पेयर का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। चलिए, लगा लिया दिमाग। अब देखिए, इसमें से आप किसी एक ट्राइंगल को पकड़िए, ए बी सी को भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ए सी डी को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं या ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल में। चलिए तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। किसी भी ट्राइंगल में सभी इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। पहला इंटीरियर एंगल अल्फा, दूसरा इंटीरियर एंगल बीटा, प्लस तीसरा इंटीरियर एंगल थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गई है, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस फाई 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल बी और एंगल डी के, और वो बराबर होगा 180 डिग्री के। ये था इसके प्रूफ का पहला तरीका। दूसरे तरीके से भी आप चाहे तो इसे प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है प्रूफ का, वो मैं हिंट कर देता हूं आपको, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप उस विधि से भी इसको प्रूफ करिए। उसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आपको कंस्ट्रक्शन तो करना ही होगा, एक सर्कल बनाना होगा, उस पर एक चक्रीय चतुर्भुज लेना होगा, ए बी सी डी। अब की बार आप इसके विकर्णों का कटान बिंदु मत लीजिए या विकर्ण मत इसमें ड्रॉ करिए, आप इसमें सेंटर को पकड़िए और सेंटर से इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। सेंटर मान लीजिए O है, ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। वैसे ही ओ बी सी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। वैसे ही ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल बीटा तो ये एंगल भी बीटा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर हम एंगल ए प्लस एंगल सी करें तो हमें मिलेगा थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, और एंगल बी प्लस एंगल डी करें तो भी हमें मिलेगा थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल डी के। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस फाई 180 डिग्री के इक्वल होगा? उसके लिए आप ये वाला एंगल निकालना, ये वाला एंगल निकालना, ये वाला एंगल निकालना और ये वाला एंगल निकालना। जैसे ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा थीटा, तो ये होगा पाई माइनस 2 थीटा। वैसे ही बाकी सारे एंगल निकाल लेना, सारे इन एंगल का जो सम है वो होगा 360 डिग्री के इक्वल। उससे तुरंत प्रूफ हो जाएगा कि ये और ये इसका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो ये था चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यहां पे देखिए आपके एंगल रिलेटेड मेजर थ्योरम्स खत्म होते हैं। अब अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे थ्योरम्स जिनका एग्जाम में यदा कदा प्रयोग होगा उनको भी प्रूफ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सर्किल के से रिलेटेड जो पहले तरह के थ्योरम्स का कलेक्शन था, जिसमें हम किसी न किसी केस में कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल निकालना सीखते हैं, वो क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। बहुत बहुत